हल्द्वानी से खबर है, जहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है आज। अब से कुछ ही देर में भाजपा की बैठक शुरू होगी। सुबह 10 बजे प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र है। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस बैठक में सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधायक, सांसद, पूर्व सीएम सभी के शामिल होने की खबर है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। भाजपा की ये बैठक 4 पालियों में होगी। सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्री इस कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, पैनी निगाहें रहेंगी, क्योंकि तमाम सदस्यों को यह लगता है कि जो नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, अपने अपने लिए पैरवी करने का भी वक्त रहेगा। हालांकि आज मैराथन बैठकों का दौर है, लगातार बैठकें चलती रहेंगी। कार्य समिति की इस बैठक में लगभग सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और ये बड़ी बैठक है। बैठक बड़ी है, निकाय को लेकर, पंचायत को लेकर, 24 की तैयारी को लेकर, तमाम पहलुओं पर यह बैठक बहुत अहम हो जाती है। और चंपावत में जिस तरीके से जीत हुई है, उसके बाद ये 2 दिन की बैठक, जिसका आज दूसरा दिन, अब से कुछ ही देर में करीब 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। सुबह 10 बजे प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन होना है। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी बैठक में शामिल रहने वाले हैं। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जब पहला दिन था तो एक एग्जीबिशन लगाई गई थी। उस एग्जीबिशन को देखते हुए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आगे बढ़े और उसके बाद एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक का ही आज दूसरा दिन है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र है। कई सारे मुद्दे होंगे जिसको लेकर तैयारी की जाएगी। आगे के 100 दिन का एजेंडा क्या है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा 24 की तैयारी किस तरीके से की जाए, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बहरहाल कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी और जिसके लिए जो तमाम बड़े नेता हैं बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम धामी, दुष्यंत गौतम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंत्रियों के अलावा सभी सांसद और विधायक भी बैठक में पहुंचेंगे। तो आपको बताएं, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हल्द्वानी। हमारे सहयोगी विनोद कुमार मौजूद हैं। उनके कैमरे से हम देखेंगे किस तरीके की तैयारियां पूरी हैं, मुकम्मल हैं और आज के दिन क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है इस पूरे बैठक को लेकर के। तो विनोद बताइए, आज किस किस तरीके की बैठक रहेगी? जो मीटिंग्स होने वाली हैं उनके मिनट्स क्या निकल के आ रहे हैं? बिल्कुल सेनेता, देखिए, भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति का आज दूसरा दिन है और आज करीब 8 बजे से ये बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। और 8 बजे सबसे पहले बैठक अगर होगी तो उसमें विधायक भी शामिल होंगे, तमाम कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल होंगे, सांसद उसमें मौजूद रहेंगे और 4 सत्र में ये बैठकों का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ कल ही पूरी कर ली गई थी। कल बैठक पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहाँ पर मौजूद रहे और उसके अलावा तमाम जितने भी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे। और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर इस पूरे परिसर की दिखाता हूँ कि पूरी तरह से भव्य रूप से इस पूरे प्रांगण को सजाया गया है। और ये आप देख पा रहे हैं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी परिसर में आज की बैठक तमाम यहाँ पर होने हैं और आज सुबह 8 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें 10 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कार्य समिति की बैठक में जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और आज ये 4 सत्रों में ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और सुबह 8 बजे यानी थोड़ी देर बाद में ही जो बैठकों का दौर होगा वो शुरू होगा और बैठकों के दौर के लिए पंजीकरण का कार्य भी यहाँ पर किया जाएगा। और क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि 4 पालियों में बैठक होगी, तो जो 4 पाली की बैठक होगी, पहली बैठक 8 बजे शुरू होगी, उसके बाद की जो बैठक है उसके समय की कोई जानकारी आप दे पाए तो? बिल्कुल, देखिए, महत्वपूर्ण बैठक जो होगी वो 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें तमाम जो भी कार्य समिति के सदस्य हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सभी कार्य समिति का हिस्सा हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उसमें मौजूद रहेंगे और संगठन के बड़े पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। और जिस कल भी बैठकों का दौर रहा और कल पूरा मंथन इसी बात को लेकर रहा कि कोविड काल के दौरान ये पहली बैठक फिजिकल रूप से यहाँ पर हो रही है और जिसमें तमाम ये मंथन हुआ कि अग्रिम जो धामी सरकार के 100 दिन हैं उनके एजेंडे तैयार करने हैं और जिस तरह से मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक विशेष अभियान मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल कैसे रहा, जो उनकी योजना है वहां पर उसके पोस्टर भी लगाए गए हैं और उसके बारे में भी आपने जानकारी दी थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। बिल्कुल, देखिए इसी से जुड़ता मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल कामकाज और उपलब्धियों को लेकर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अगले 15 दिन तक के लिए एक खास अभियान चलाने जा रही है। बिल्कुल, हल्द्वानी में कार्य समिति के दौरान लगी प्रदर्शनी में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र दर्शाया गया है, जिसके बारे में अधिक जानकारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एबीपी गंगा को दी है। मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक विशेष अभियान चला रही है, जिसके चलते एक छोर से दूसरे छोर तक हर व्यक्ति को मोदी सरकार की उपलब्धि और योजनाओं का लाभ मिल सके। मेरे साथ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, 8 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं, किस तरीके से आप देखते हैं ये तमाम उपलब्धियाँ हैं जो मोदी सरकार के कामकाज की हैं? देखिए, देश का कायाकल्प हो चुका है 7-8 साल में और आप देख रहे हैं हमने जो भी प्रदर्शनी लगाई है, एक भी प्रदर्शनी में जो फोटोग्राफ लगे हैं अतिशयोक्ति कहीं से कहीं तक नहीं है, वास्तविकता है। हर चाहे गंगा की पूजा आप देख रहे हैं, गंगा पुत्र गंगा माँ की सेवा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक धरोहर जो भारत में वापस लाई गई है, चोरी हुई 13 मूर्तियाँ वापस आई हमारी। तो इस तरह से 228 हमारी जो धरोहर बाहर थी उनको हम यहाँ लाए हैं 2014 के बाद। और आपने देखा है कि तिलहन खरीद में जितनी भी है हमारी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमने ये संकल्प लिया है कि बाहर से कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं मंगाएंगे। तो आपने देखा है हमने इतनी बड़ी संख्या में बाहर से जो साजो सामान आर्मी का आता था उसको पूरी तरह से रोक दिया है। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमारी देश की कंपनीज बनाएंगी इसको। प्रधानमंत्री संग्रहालय में पहले अकेले माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में था, लेकिन उनके बाद जितने प्रधानमंत्री जी आए, किसने क्या किया, किसके ज़माने में कौन सा युद्ध हुआ, कैसे हम आगे बने, उसके बारे में सारी चीज़ें आप देख रहे हैं हमने संग्रहालय के रूप में आज खोल दिया है, जबकि आज तक अन्य प्रधानमंत्री नेपथ्य में थे। ये आप देख रहे हैं 2013 में जब आपदा आई थी, इस तरह से लोग आप जगह जगह गिरे पड़े हैं, बिल्कुल तहस नहस हो गया था केदारनाथ। और केदार बाबा की कृपा से मोदी जी ने जो आज निर्माण किया, आप देख लीजिए, नीचे आप देख रखे हैं, ये देखिए अविनाशी नगरी का अद्भुत सौंदर्य, अब ऐसी नगरी बन गई वहाँ। कोई देखे तो सही। मुझे लगता है विपक्ष के पास या तो दृष्टिकोण नहीं है या उनका जो चश्मा है वो ख़राब हो गया है। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वो अपने चश्मे के लेंस को ठीक करें और अपनी नज़र को ठीक कर लें, कहीं ना कहीं चेकअप कराना पड़ेगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरीश रावत के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें हरदा ने कहा था कि भाजपा को चंपावत में मार्जिन बढ़ाने की होड़ मची थी। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मगर जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाने की होड़ लगी रही पूरी सरकार में, कितना मार्जिन बढ़ा दिया जाए, वो उसके परिणाम कांग्रेस से ज़्यादा जो है राज्य की राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए चिंतन है। पार्टी तय करेगी, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे, मगर हमको देखना यह है कि जो लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, उन्होंने अपने कैंडिडेट का साथ नहीं दिया और जनता ने भी उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वो अपना आकलन करें किस कारण से हारे हैं। वो कहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बढ़िया काम किया है, इतना अच्छा काम किया है और उनको चुनाव में भी जीत नहीं मिली है और यहाँ पे भी जीत नहीं मिलनी है। उसको दाएं डाइवर्ट न करें, अपने आंतरिक मन से सुधारने की कोशिश करें।
अब खबर हल्द्वानी से, जहां मंत्री गणेश जोशी ने सर्किट हाउस काठ गोदाम में सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जनहित में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। उधर मानसून सीजन को लेकर सरकार ने कमर कस ली है और यही कारण है कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज प्रदेश के सभी निकाय के अधिकारियों के साथ बैठक की। तो आपको बता दें, मानसून सीजन, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, डेंगू की संभावना, चार धाम यात्रा समेत कई विषयों पर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। साथ ही आगे किस तरह से काम किया जाना है, इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मानसून सीजन के लिए तैयारी की गई है। चारधाम यात्रा के रूट पे जितने भी हमारे निकाय हैं, उन के साथ साथ अन्य हमारे तमाम निकाय जो और भी हैं, जैसे देहरादून हो गया, जैसे हमारे हरिद्वार के हो गए, इन सब से उनके MNA से EO से मेरी बातचीत हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ आने वाला मानसून सीजन हमारे सामने है कि बरसात के दिनों में जो नाले हैं, नाले चौक होने के बाद पानी और गंदा पानी सड़कों पे आता है। उसको लेके आज हमने बातचीत की है और हमने कहा है कि 15 जून तक हमारे जितने भी नाले हैं संबंधित निकाय के, उसकी साफ़ सफाई करें, ताकि पानी जब बरसे तो हमारा पानी चौक नहीं होना चाहिए, कूड़ा फिर बाहर नहीं आना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से सभी को निर्देशित किया गया है। विकासनगर में सीएम धामी ने सांस्कृतिक और खेल कूद कार्यक्रम में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक पारंपरिक समारोह में थिरक उठे। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी अपने अलग ही अंदाज के लिए वैसे भी जाने जाते हैं। लोकगीतों की धुन पर डांस करते आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंचे थे और बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, लेकिन खुद भी झूमते गाते नाचते हुए नजर आए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक समारोह में आप पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं। जो वहाँ के लोकगीत है, वहाँ की संस्कृति है, उसमें रमे हुए नजर आ रहे हैं। खेलकूद कार्यक्रम में भी सीएम धामी पहुंचे, चाहे उनके नृत्य की तस्वीरें हों या फिर खुद साइकिल पर चलते हुए पूरे उत्तराखंड में घूमने की तस्वीर हो। अपने अलग अंदाज के लिए हमेशा पुष्कर सिंह धामी जाने जाते हैं। अब एक खबर रानीखेत से मिल रही है, जहां कार खाई में गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की जान गई है। आपको बताएं, शादी समारोह से ये कार सवार जा रहे थे। रानीखेत के द्वाराहाट क्षेत्र में यह हादसा पेश आया। कार में 2 भाई, 1 महिला, 1 बच्चा था। बाकी बचे 2 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए हादसे की खबर फिर से। शादी समारोह में जा रहे थे कार सवार परिवार, समारोह में शिरकत करने के लिए निकला था, लेकिन ये हादसे की तस्वीर आई है। देखिए, यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर सपा गठबंधन में दरार की खबर मिल रही है, क्योंकि सपा सहयोगी महान दल सीट नहीं मिलने से नाराज बताया जा रहा है। अखिलेश यादव के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं महान दल के अध्यक्ष। तो प्रमुख केशव देव मौर्य ने सोशल मीडिया पर संकेत दे दिए हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि केशव देव मौर्य ने फेसबुक प्रोफाइल में बदलाव किया है और अखिलेश वाली फोटो को हटा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजने से भी नाराज चल रहे हैं। तो महान दल जो एक वक्त में गलबहियां थे, जब 2022 का रण था, साथ में मौजूद थे, मंच पर भी थे, लेकिन अब जबकि परिषद भेजने की बारी आई है, केशव प्रसाद मौर्य का नंबर लग गया, तो केशव देव मौर्य नाराज बताए जा रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा, 22 के बाद समाजवादी पार्टी का जिन पार्टियों के साथ गठबंधन था, उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये हम लगातार देख रहे हैं। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि किसी भी गठबंधन वाले समर्थन वाली पार्टी को विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में नाराजगी भी अब सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये लगभग तय हो चुका है कि समाजवादी पार्टी विधान परिषद में अपने किसी भी गठबंधन के सहयोगी को नहीं भेजेगी। यानी ओम प्रकाश राजभर के बेटे का नाम था कि अरुण राजभर को भेजा जाएगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जो चारों उम्मीदवार है वो नामांकन करेंगे। हालांकि 2 का तो कंफर्म है, 2 लोग और भी करेंगे। तो जो उनके सहयोगी दल है वो खासे नाराज है। खासतौर से अगर महान दल की बात करें, उन्हें ये लग रहा था कि शायद विधान परिषद में 1 सीट उनको मिल जाए, कोटा उनके लिए भी रिजर्व हो, पर ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने अपना जो फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ से जो तस्वीर थी अखिलेश यादव के साथ, उनको उसको भी हटा दिया है।
और कहीं ना कहीं नाराजगी बताई जा रही है कि केशव देव मौर्य नाराज है और खासतौर से दुखी है इस फैसले से। उनके जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस फैसले से वो बेहद दुखी हैं और नाराजगी की एक वजह ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो विधान परिषद भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अभी विधान परिषद के जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद गठबंधन में दरार लगता है कि और बढ़ जाएगी देखने को, क्योंकि अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम है, सोबरन यादव का नाम है, इसके अलावा सुशील आनंद का एक नाम है जो आजमगढ़ से पहले जिसको कैंडिडेट बनाया पर टिकट नहीं दिया। ऐसे में कहीं आजमगढ़ में ये मैसेज न जाए कि दलित समाज के साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, इसीलिए सुशील आनंद को भेजने पर विचार हो रहा है। एक और नाम है जो अखिलेश यादव का बेहद करीबी है, तो इसलिए इन चार नामों के अलावा किसी और का हम कभी चर्चा भी नहीं हुई शायद। अच्छा अनुभव, लेकिन देखिए सहयोगी दलों के नाराजगी में और अब नाराजगी की या फिर खुशी की अभिव्यक्ति में चैंपियन है ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे का भी नाम नहीं गया है। क्या ये नाराजगी बस संकेत में चलेगी या खुलकर के सामने आएंगे? नहीं, अब तो खुलकर चीजें सामने आएंगी, क्योंकि आपने देखिए जब भी ये सेशन हुआ, बजट सत्र हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी ने जैसे पहले दिन हंगामा किया राज्यपाल के अभिभाषण पर, उसका तो ओम प्रकाश राजभर ने खुला विरोध कर दिया था। तमाम सारी अगर हम कहें बहुत सारा चर्चा के दौरान बहस हुई समाजवादी पार्टी बीजेपी सत्ता विपक्ष के बीच, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के विधायक किसी भी मामले में सत्ता का साथ देते नजर नहीं आए। तो शायद कल्कि वहीं से बढ़ी हुई है और यही वजह है कि जब अगर आज नॉमिनेशन नहीं फाइल होगा तो ये कल्कि खुलकर सामने भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, ये देखने वाली बात होगी। देखिए जातिगत समीकरणों को भी बिठाना है, दलित वोट बैंक को भी साधे रखना है, क्योंकि लोकसभा का उपचुनाव भी है, वहां पर भी समीकरण बिठाने हैं, लेकिन सहयोगी दलों को भी नाराज नहीं होने देना है। तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।